वो खुद भी तुम्हारा गर्विदा मालूम होता है, अव्वल खान ने कहा। अव्वल खान हमें अपनी गाड़ी में लाया था। हमारी वापसी के लिए उसने लैंड क्रूज़र की चाबी मेरे हवाले करना चाही, मगर मैंने इनकार कर दिया। मुंतकिली के अहम मौका पर उस लैंड क्रूज़र जैसी कसीरुल मकासद और ताकतवर गाड़ी से महरूम करना मुनासिब नहीं था। आखिर उसने एक ड्राइवर हमारे हवाले कर दिया जो हमें घर छोड़कर अव्वल खान की गाड़ी वापस इसी मकाम पर ले आता। अव्वल खान वैसे भी अंधेरा फैलने तक वहीं रुकने का इरादा रखता था। आज के वाक़यात ने बड़ों को फिक्रमंद कर दिया है। अव्वल खान ने हमारे साथ लैंड क्रूज़र की तरफ जाते हुए बताया। वो जारहाना मुदाखलत को किसी बड़े वाक़े का पेश खैमा करार दे रहे हैं, लेकिन कमांडर सईद की बातें तो बहुत हौसला अफजा थी। मैंने कहा, वो इस वाक़े से हमें बरीउल ज़िम्मा करार देने की बातें थीं। मेरे बड़े को खुशी है कि वो इतने हमदर्दाना अंदाज में सोच रहा है, लेकिन वो इनके मुस्तकबिल के अज़ाइम को तब्दील नहीं कर सकता। ये बात की बातें हैं, वक्त आएगा तो इनकी साजिशों का तदारक भी कर लिया जाएगा। इन सारे मुकाबले के बाद मेरा हौसला बहुत बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे बड़ों को खुश होना चाहिए कि आज रास अल-मैदा के फितने के खात्मे के साथ इनका एक बड़ा मिशन भी मुकम्मल तबाही से हमकिनार हुआ है। आने वाले दिनों के बारे में तशवीश का इजहार करके इस दिन की अहमियत कम नहीं की जा सकती। और हाँ, वो चौंक कर बोला, मैं एक बात बतानी भूल गया, रास अल-मैदा की लाश समंदर से बरामद नहीं होगी। इसे यहीं छोड़ दिया जाएगा ताकि सुबह के अखबारात में इसकी खबर आ सके। वह बहुत मुनासिब तजवीज़ थी। इन दोनों वाक़यात को यकजा करके हुकाम बहुत से मसाइल और वजाहतों से बच सकते थे और दूसरी तरफ राय आमा भी बनाई जा सकती थी। बादियों नज़र में यूँ मालूम होता था जैसे वो रास अल-मैदा को कैद करने वालों और बहरी कमांडोज का मुकाबला रहा हो, जिनमें दहशत गर्द अपने सारे हरीफों को ख़त्म करके बच निकलने में कामयाब हो गए। रास अल-मैदा के बारे में पहले ही अखबारात में इतना मवाद छप चुका था कि मकामी तौर पर इसके लिए हमदर्दी की कोई लहर पैदा नहीं हो सकती थी। अव्वल खान से गुफ्तगू ख़त्म करके हम लैंड क्रूज़र में शहर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन के अखबारात सनसनीखेज़ खबरों से भरे हुए थे। खबरों से जाहिर हो रहा था कि हमारे लौट आने के बाद अव्वल खान ने कुछ और लोगों से भी राब्ते किए थे और इन्हें मज़ीद मालूमात फराहम की थी। आला हुकाम ने हेलीकॉप्टर के पुरअसरार हादसे में मरने वालों के लिए ताज़ियती पैगामात देने के साथ इस बात पर हैरत का इजहार किया था कि अपने बेड़े से भटका हुआ हेलीकॉप्टर साहिल से एक तवील फासला तय करके इस वीराने में कैसे जा पहुंचा था, जहाँ रास अल-मैदा जैसा रुसवाए समाना दहशतगर्द अपनी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियाँ पूरी कर रहा था। वो एक ख्याल अंगेज सवाल था और ये रहनुमाई फराहम कर रहा था कि गुमशुदगी की आड़ में वह हेलीकॉप्टर दरअसल रास अल-मैदा की तलाशी में निकला हुआ था कि हरीफों की इज्जत में आ गया। इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए अमरीकनों की एक दुखती हुई रग पर भी हाथ टाल दिया गया था। जान तक रसाई के चक्कर में सरदार वजाहतुल्लाह के गैर आबाद मकान में जो कुछ हुआ था, इसका अखबारों में जिक्र आया था, न इन वाक़यात की कोई रिपोर्ट की गई थी, मगर एक बड़े तहकीकाती अफसर के हवाले से यह ख्याल जाहिर किया गया था कि रास अल-मैदा के बारे में अमेरिकन कौंसल खाने का जॉर्ज स्टार्क नामी अफसर बहुत कुछ बता सकता था। इस राब्ते की हर बाज़ाब्ता कोशिश नाकाम रही थी। बताया गया था कि वो शदीद अलालत की वजह से ज़ेरे इलाज था और उसे मुलाकातियों से बिल्कुल दूर रखा गया था। जॉर्ज इन लोगों की बहुत बड़ी कमज़ोरी बना हुआ था। वो जानते थे कि इसे किसी भी पाकिस्तानी अफसर से मिलवाया गया तो अपनी रास्तगोई की बिना पर उनके हर फरेब का पर्दा चाक कर देगा, जिसमें रास अल-मैदा के सफारती मरासम का जिक्र सरे फहरिस्त था। यूँ मालूम हो रहा था जैसे सब कुछ संभाल लिया गया हो। अखबार पढ़कर वीरा ने धीरे से कहा, हमें जो कुछ करना था वो कर गुजरे हैं। दुश्मन इन जख्मों की कसक देर तक महसूस करता रहेगा। जिन लोगों को हालात संभालने हैं वो अपने काम से वाकिफ़ हैं। इस बारे में हमें फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए। तुमने अपना इंतकाम ले लिया, सुल्तान शाह ने वीरा से कहा। यह बड़ी बात है कि तुम्हें अपना अहद पूरा करने का मौका मिल गया। इस बार रास अल-मैदा बच निकलता तो पाकिस्तान में रुकने की हमाकत हरगिज़ नहीं करता और तुम हाथ मलते रह जाती। देखा जाए तो इस खेल ने तुम्हारी एक ज़रा सी बात की वजह से इतना तूल पकड़ा है। शायद अब तुम फिर वही पुराना गीत गाओगे कि मैंने कश्मीर रोड वाले वाक़े में सिगरेट लाइटर चलाकर खेल बिगाड़ने की दाग बेल डाली थी। वीरा ने तेवरियों पर बल डाल कर कहा, बिगड़ने की ज़रूरत नहीं। वो जल्दी से बोला, सुकून से बात करो। तुम्हारी कोशिश तो यही थी कि सब कुछ खत्म हो जाए, रास अल-मैदा तुम्हारी परवरिश की जिम्मेदारी ले ले और हम लोग कश्मीर रोड से नाकाम और नामुराद लौट आए। लेकिन कुदरत ने तुम्हारी इस तकरीबकारी में भी बेहतरी की एक राह पैदा कर दी। कुछ पता नहीं चल रहा कि तुम मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हो या मेरी तारीफ़ करनी चाह रहे हो। कश्मीर रोड पर तुम गड़बड़ ना करती तो सारा खेल वही ख़त्म हो जाता। सनी जिंदा रहता, जॉर्ज स्टार्क जैसा ईमानदार अमेरिकन हमारी नज़रों में ना आता। और सबसे बड़ी बात यह है कि रास अल-मैदा के लिए अमेरिकनों की हमायत और फिक्रमंदी की इंतहा वाज़ेह ना होती। यूँ समझो कि इस ज़रा सी गड़बड़ के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई और मुफ्त में इनके 20 बहरी कमांडोज को चाट गई। नीलोर बॉम्बे वाली बात भी इसी चक्कर में खुली गई, ग़ज़ाला ने कहा। इसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने स्पीकर फ़ोन का रिसीवर उठाया तो मेरे कान में वो सुरीली सी आवाज़ आई जो गैर मुल्की फ़ोन कॉल मिलते हुए सुनाई देती है।
इस आवाज़ पर मेरे कान खड़े हो गए। मखसूस इशारे के फ़ौरन ही बाद रिसीवर में एक भारी मर्दाना आवाज़ मेरे बारे में इस्तफसार कर रही थी। वो कोई गैर मुल्की था और अंग्रेज़ी बोल रहा था। मैंने इरादा किया कि इसे अपना फरार या रिपोशी के चक्कर में डाल दूं ताकि वो फ़ोन मेरे दुश्मनों की तबाह आजमाई का मरकज़ न बन सके। लेकिन इस तरह मुझे बोलने वाले के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सकता था। इसके बारे में जानने की वाहिद सूरज यही थी कि गुफ्तगू हत्तुल इम्कान तवील रखी जाए। मैंने लम्हा भर में इरादा बदल कर अंग्रेज़ी में कहा, डैनी घर पर मौजूद नहीं है, तुम कौन हो? वो कब तक वापस आएगा? उसने मेरे सवाल को नज़रअंदाज करके पूछा। वो अपनी मर्जी का मालिक है, मैं उसका घरेलू मुलाजिम हूँ। वो मुझे हर बात बता कर नहीं जाता। घरेलू मुलाजिम? उसकी आवाज़ तज़हीक अमेज़ होगी। पाकिस्तान जैसे जाहिल और पसे मांदा मुल्क में अंग्रेज़ी बोलने वाले मामूली मुलाजिम कब से मिलने लगे? अंग्रेज़ी पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान है और यहाँ माकूल तनख्वाह पर हर ज़ुबान जानने वाले मिल जाते हैं। तुम अपनी आवाज़ से गैर मुल्की मालूम हो रहे हो। शायद तुम्हें यहाँ आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। मैं इस वक्त न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, मगर मैं पाकिस्तान और डैनी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। डैनी ने जो कुछ किया है बहुत बुरा किया है। उसे बता देना कि मैं जल्द ही पाकिस्तान आ रहा हूँ। अब इसका वक्त बहुत कम रह गया। उसका लहजा धमकी अमेज़ था, मगर मैंने अनजान बनकर सादगी से पूछा, तारीख और फ्लाइट का नंबर बता दो ताकि तुम्हें लिया जा सके। तुम मेरे मालिक के कोई दोस्त मालूम होते हो? तुम उल्लू के पट्टे हो। उसके गुर्राहट उभरे। मस्खरे की तरह बातें करने के बजाय कान खोल कर सुन लो कि मैं उसके गर्दन तोड़ने के लिए आऊँगा। रास अल्मेडा का खून माफ़ नहीं किया जाएगा। तुम रास अल्मेडा के कोई वारिस हो सकते हो, जबकि डैनी हमेशा इसे लावारिस कुत्ता कहता रहा है, चाहे तुम खुद ही डैनी हो। वो किसी फौरी ख्याल के तहत बोला, और अब अपने अंजाम से खौफजदा होकर छुपने की कोशिश कर रहे हो, मगर ये याद रखो कि अब तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। अगर डैनी तुम्हारे लिए इतना ही अजनबी है तो तुम मुझे डैनी समझकर बात कर सकती हो। कभी कभी वो अपनी मोहम्मद पर मुझे भी अपने साथ ले जाता है। मैं उसकी सारी नहीं तो बेशतर मसरूफियात से ज़रूर बाखबर रहता हूँ। मेरे फ़ोन से उसे समझ लेना चाहिए कि मेरा हाथ हर वक्त उसके गिरेबान पर है। उसने दूसरों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मैं किसी भी वक्त उसे मसल कर रख दूंगा। तुम्हारी ये फ़ोन कॉल डैनी को ज़रा भी खौफज़दा नहीं कर सकेगी। यह नंबर जॉन सैमुअल को मालूम था। मरने से पहले उसने ये नंबर दूसरों को भी बता दिया होगा। डैनी को डराने के लिए कोई ढंग की बात बताओ। इसके साथ कुतिया की बच्ची भी बुरी तरह मारी जाएगी। मेरे फिक्रों ने उसे भड़का दिया। पता नहीं ये सामियाना गाली से तुम अपनी माँ को क्यों याद कर रहे हो? वीरा आजकल डैनी की माँ बनी हुई है। वो दोनों एक साथ मौत के घाट उतार जाएंगे। मालूम होता है कि न्यूयॉर्क के बजाय तुम मुल्कुल मौत के खुजरे से बोल रहे हो। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी ये घटिया बातें अपने मालिक के सामने नहीं दोहरा सकूंगा। तुम इस कदर डरपोक चूहे हो कि यहाँ से हज़ारों मील दूर होते हुए भी अपना नाम बताते हुए डर रहे हो। डेविड स्टार कोई नाम नहीं, एक तहरीक है, और अब वो डैनी के खून की प्यासी है। फिर तुम आइजक बेल से ज़रूर वाकिफ़ होगे। मैंने शोशा छोड़ा। इसे यह बता देना कि रास अल्मेडा ने मरने से पहले उसे बहुत सी गालियाँ दी हैं। इसका ख्याल था कि उसके बाद आइजक अपनी नालायकियों से डेविड स्टार्स को तबाह कर देगा। तुम डैनी हो गंदे सुअर, तुम डैनी हो। वो इस्तरारी तौर पर बोल पड़ा। यह बात एक मामूली मुलाजिम के बस की नहीं है। तुम कान खोल कर सुन लो कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी हुई है। उसने एतराफ़ नहीं किया था, मगर मैं अंदाज़ा लगा चुका था कि वो आइजक बेल ही हो सकता था। शायद उसे रास अल्मेडा की मौत के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका था और उसे मायूसी के आलम में मुझे फ़ोन कर डाला था। न्यूयॉर्क और कराची के वक्त में 10 घंटे का फ़र्क होता है। इस लिहाज से आइजक बेल रात के 12 बजे फ़ोन पर मायूसाना हज़ियान बक रहा था। इसकी वो कैफियत नाकाबिले फ़हम नहीं थी। मुझे अंदाज़ा था कि रास अल्मेडा की मौत की खबर ने उसके परस्तारों और खैरख्वाहों में सफ़े मातम बिछाती होगी। मैं मुसलसल तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। अब फ़ोन बंद कर दो और कहीं घर पहुँचाओ। मैंने दुरुस्तगी से कहा, यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें अपने जिस्म का एक अहम बाल दूंगा। तुमने इसे सीधा कर दिखाया तो मैं खुद ही ज़िबा होने के लिए तुम्हारे सामने लेट जाऊँगा। जवाब में उसका पारा चढ़ गया और उसने मुगलजात का दरिया बहाना शुरू कर दिया। मेरे लिए उसकी ज़ात में मजीद कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी। मैंने रिसीवर क्रैडल पर टाल दिया। जितनी देर तक मैं फ़ोन पर बातें करता रहा वो तीनों हैरत और बेयकीनी से मेरा चेहरा तकते रहे। मेरी एक तरफा बेसरोपा गुफ्तगू ने इन्हें बहुत ज़्यादा उलझा दिया था। रास अल्मेडा की मौत की खबर अमरीका पहुँच चुकी है। इनमें से किसी के सवाल से पहले ही मैंने बताना शुरू कर दिया। ये फ़ोन वहीं से आया था। बोलने वाले ने एतराफ़ नहीं किया, मगर वो आइजक बेल हो सकता था। इसके इस फ़ोन का क्या मकसद था? वीरा ने तजस्सुस से सवाल किया। किसियानी बिल्ली खंबा नोच रही थी। मैंने हंस कर कहा। वो अहमकाना अंदाज में ये कह रहा था कि इसे मेरे फ़ोन नंबर तक से वाकफियत हासिल है, इसलिए वो जब चाहेगा मुझे मार सकता है। वो ठीक कह रहा है, गजाला ने कहा। जान के ज़रिए ये फ़ोन नंबर न जाने किन किन लोगों तक पहुँच चुका होगा। इसके ज़रिए कोई भी दुश्मन इस फ्लैट तक रसाई हासिल कर सकता है। यह ख़तरा अपनी जगह बजा है, मगर यह मकान छोड़ने में कितनी देर लगती है? तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? वीरा ने पूछा। ऐसा आरामदेह मकान आसानी से नहीं मिलेगा। फिलहाल मैं यहीं रहकर देखना चाहूँगा कि इनमें से कौन इधर का रुख करता है। अब इन्हें समझ लेना चाहिए कि मेरे हाथ बहुत मजबूत हैं। इधर आने वाले जिंदा बच कर नहीं जा सकेंगे। जब तक रास अल्मेडा जिंदा था हम हर लम्हे उसी की तलाश में सरगर्दा थे और वह हमारी भूख पर लगा हुआ था। इसकी मौत के बाद मुझे अपनी सरगर्मियों में वक्फा आता हुआ महसूस हो रहा था। लाहौर से कराची आने के बाद मैंने जब से शी में शमूलियत इख्तियार की थी, मेरा सारा वक्त मंशियात या इनसे पैदा होने वाले मसाइल ही में गुजरा था।
इब्तिदा में मेरा काम शहर में चर्च की बाकायदा फरहमी तक महदूद था। फिर हेरोइन के आते ही मेरी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया। मैंने बहुत कम मुद्दत के लिए हेरोइन के फ़रोग के लिए काम किया और फिर इसकी तबाहकारियों के जीते जागते मनाजर देखकर मैंने अपना मिशन शुरू कर दिया। इस मिशन में मुझे हर हाल में शी को निस्तो नाबूद करना था, इसलिए मैंने उसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया, क्योंकि एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी कभी भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी सरजमीन पर कोई भी ऐसा जहर फैलाया जा सके जिससे उसकी आवाम तबाह हो जाए। और मैं तो था ही इस वतन के लिए जीने वाला। वो बरसों पुरानी बात थी। इसके बाद मैं अनगिनत महाजों पर लड़ता रहा, लेकिन हेरोइन और इससे कमाई हुई बेअंदाजा दौलत मुझे हर बड़ी मुजरमाना सरगर्मी में कारफरमा नजर आई। यूं महसूस होने लगा था जैसे हेरोइन के बल पर जराइम पेशा दहशत गर्दों ने एक मजबूत इक्तिसादी निज़ाम कायम कर लिया था और दिन ब दिन ताकत हासिल करते जा रहे थे। यही वजह थी कि रास अल-मैदा ने जिमेलाइट को हटाकर शी पर अपना कब्जा जमाया था। बज़ाहिर में लड़ाई रास अल-मैदा और इसके हमदर्दों से थी, लेकिन वो खेल भी हेरोइन के गिर्द घूम रहा था। रास अल-मैदा अपने अंजाम को पहुंच चुका था, लेकिन इसका मिशन आगे बढ़ाने वालों का नया सरखेल मैदान में आ चुका था। आइज़ इकबाल के फ़ोन के बाद से मेरे ज़हन के किसी कोशे में बार बार ये तहरीक पैदा हो रही थी कि मैं अमेरिका की सरजमीन पर जाकर शी और डेविड स्टार्स के अवगाम के मिशन को नाकाम बनाने की कोशिश करूं। इन लोगों की जड़ों पर वार किए बगैर आए दिन के फितना अंगेजियों पर काबू पाना मुमकिन नहीं था, इसलिए मुझे अपने बड़ों से इजाज़त लेना थी। और मैं ये भी नहीं कह सकता था कि मेरे बड़े मुझे अमेरिका के मिशन पर भेजने के लिए राज़ी होंगे या नहीं। वीज़ा और दूसरी सफरी दस्तावेजात के हसूल में अव्वल खान मेरी मदद कर सकता था। वीरा को खुशी होती कि इस बहाने उसे अपने वतन जाने का मौका मिल रहा है। गजाला और सुल्तान शाह को तो हमेशा ही तब्दीलियों की तलाश रहती थी, मगर ऐसा कोई फैसला फौरी तौर पर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि रास अल-मैदा का मामला ताज़ा था और दूसरी तरफ राह के दो खास हरकार पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद थे। इनकी बेखुनी किए बगैर मैं अव्वल खान का साथ नहीं छोड़ सकता था। थोड़ी देर बाद मैं ड्राइंग रूम में तनहा रह गया। दूसरे लोग इधर उधर मसरूफ़ हो चुके थे। मैंने वक्त गुजारने के लिए आवाज़ धीमी करके टेलीविज़न खोल लिया था। टेलीविज़न के प्रोग्राम फीके और बेजान थे। मेरी तबीयत पर उकतार तारी होने लगी। मैं टीवी बंद करके वहाँ से निकला तो गजाला किचन में मसरूफ़ थी। मैं खामोशी से अपने कमरे में जा घुसा। मैं एक तवील गुसल के बाद लिबास तब्दील कर रहा था कि सुल्तान शाह मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर बुखलाए हुए अंदाज में अंदर आ घुसा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। क्या हुआ? इस कदर परेशान क्यों हो? मैंने गौर से उसका जायज़ा लेते हुए पूछा। 3 आदमी हलाक और 17 जख्मी हुए हैं, उसने बिल्कुल बेतुके अंदाज में कहा। यह कहाँ की खबर है और तुम तक कैसे पहुंची है? मैंने कदरे झुल्ला कर पूछा। यह जवाबी कार्रवाई मालूम होती है, वो बोला। सदर और जना अस्पताल के करीब ताकतवर बम्बों के 2 धमाके हुए हैं जिनमें यह नुकसान हुआ है। मैं अपने बिस्तर पर लेटा रेडियो पर गानों का फरमाइशी प्रोग्राम सुन रहा था कि मुख्तसर खबरों के बुलेटिन में यह खबर भी नशर की। यह कब का वाक़या है? मैंने अपने असाब पर काबू पाकर सवाल किया। बुलेटिन में सिर्फ आज सुबह का जिक्र था, वक्त नहीं बताया क्या। ऐसी वैश्याना कार्रवाई पर हर दर्दमंद आदमी को सदमा होना चाहिए, मगर तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए हो। अब मैं सुल्तान शाह को क्या बताता कि मैं कौन था? तुम खुद गौर करो कि इस धमाके के जिम्मेदार कौन हो सकते हैं। दहशत गर्दों का कोई नाम नहीं होता, वो सिर्फ दहशत गर्द होते हैं। कोई भी ये कार्रवाई कर सकता है। तुम भूल रहे हो कि रास अल-मैदा भी बहुत बड़ा दहशत गर्द था। शहर बल्कि मुल्क भर में महीनों से ऐसा कोई वाक़या रुनमा नहीं हुआ। फिर रास अल-मैदा का मरते ही ये तबाही कैसे नाज़िल होगी? वो लोग अभी अपने सदमे ही से नहीं संभल सके होंगे। इस कार्रवाई को अंधाधुंध तरीके पर इनसे मंसूब नहीं किया जा सकता। 10 में से एक इम्कान यह भी हो सकता है। और तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? उसका लहजा नाकदाना हो गया। शहर की सड़कें नापने का इरादा था। अब वो जगह भी देख लूँगा जहाँ बम्बों के धमाके हुए हैं। तो बेमकसद बहुत कम बाहर निकलते हो। सच बताओ क्या इरादा है? अभी मेरा ज़हन बिल्कुल साफ़ है। बाहर निकलने के बाद कोई प्रोग्राम बन जाए तो दूसरी बात है। एक मरतबा फिर फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैं लपक कर अपनी ख्वाबगाह में मौजूद एक्सटेंशन का रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सुनकर मेरे वजूद में तमानियत की एक लहर सी दौड़ गई। उधर से अव्वल खान कह रहा था, मैं रात गए घर लौटाया था, अब तक हमारा नया पड़ाव जम चुका होगा। सोचा कि इधर जाने से पहले तुमसे बात कर लूँ। अभी हमारे पास फ़ोन नहीं है, चलते हुए एक ऑपरेटर्स ही दे देते तो रब्ता करने में बर वक्त आसानी रहती। फिलहाल हमारे पास वही एक ताकतवर सेट है। एक ऑपरेटर्स तहवील से निकल जाने के बाद हमने वो पूरा सिस्टम बंद कर दिया था। नया सिस्टम आएगा तो तुम्हारी शिकायत दूर हो जाएगी। इसकी बातों से जाहिर हो रहा था कि वो शहर में होने वाले धमाकों से लाइल्म था। मैंने उसे सुल्तान शाह की सुनी हुई खबर से आगाह किया तो वो चौंक पड़ा। तफसील सुनने के बाद उसने जो तबसरा किया वो सुल्तान शाह की राय से हम आहंग था। मेरे पास एतराज़ तैयार था। उसने कहा, इस वक्त कोई अमेरिकन ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। तुम्हारी यह बात 100% दुरुस्त है कि 21 लाशें उठाने के बाद इन पर सोग के साथ दहशत भी तारी होगी, लेकिन तुम राह वालों को क्यों भूल रहे हो? इनके 2 आदमी रास अल-मैदा के बुलावे पर ही आए थे। अखबारात देखने के बाद इन्होंने शहर में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने का कोई बंदोबस्त कर लिया होगा। शहर में मौजूद भारतीय सफारतकारों में ड्रा के कितने आदमी हैं? मैंने सोचते हुए पूछा।
कहा जाता है कि पाकिस्तान आने वाले हर सफारतकार को राह वाले तरबियत देकर भेजते हैं ताकि मालूमात के हसूल का कोई मौका ज़ाया न होने पाए। कुल 17 नफूस में 3 आदमी राह के जाने पहचाने एजेंट हैं। इनके ज़रिए हम नए आने वालों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो। वैसे आम हालात में भी राह के तीनों एजेंटों पर कड़ी नजर रखी जाती है। तुम्हारे छोड़े हुए वीरानी की क्या खबरें हैं? कैसी कहानियां बन रही हैं? रात को हम अंधेरे में वहां से रवाना हुए तो सुलगता हुआ मलबा किसी भयानक शमशान का समा बांध रहा था। अब वहां के मामलात दूसरे मुतलका लोगों के हाथों में कोई खबर मिल गई तो ठीक है, वरना मैं दूसरों के मामलात में आम तौर पर दिलचस्पी नहीं लेता। उधर की खैर खबर रखो, ऐसा ना हो कि तुम्हें एक मरतबा फिर माजूल कर दिया जाए। मेरी रोजी और इज्जत अल्लाह के हाथ में है। मुझे इन चीज़ों की कभी परवाह नहीं रही। मैं अपने काम से पूरा पूरा इंसाफ करता हूँ और नतीजा इस पर छोड़ देता हूँ हालात नॉर्मल रहे और मैं रात को घर आया तो तुम्हें फ़ोन करूँगा। इस वक्त इस बारे में मजीद बातें होंगी। वो इसकी तरफ से बात खत्म करने का इशारा था। मैंने भी गुफ्तगू को तूल नहीं दिया। फ़ोन बंद करके मैं मुड़ा तो खिलाफ तवक्का सुल्तान शाह गायब था। मैं पूरी तरह तैयार होकर कमरे से किचन के दरवाजे पर पहुंचा तो गजाला ने बड़ी हैरत से मेरा जायज़ा लिया। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैं हवाखोरी के लिए जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊँगा। मैंने मोहब्बत से उसका रुखसार थपथपाते हुए कहा। इसीलिए मैं पीछे से सुल्तान शाह के ज़बरदस्ती खांसने की आवाज़ आई। गजाला शर्मा कर चूल्हे की तरफ मुतवज्जा होगी। सुल्तान शाह इस कलील से मुद्दत में अपने बदन पर कपड़ों से जूते तक बदल कर तैयार हो चुका था और पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या बात है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने अनजान बनकर खुश्क लहजा में पूछा। तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, उसने डटाई से कहा। औरतों के साथ यहाँ रहकर क्या करूँगा? मैं तुम्हें नहीं ले जाऊँगा, मैंने बरहमी का मुजाहरा करते हुए कहा। गुस्सा मत करो, वो मेरे करीब आकर सरगोशाना लहजा में बोला। आवाज़ें सुनकर वीरा बाहर निकल आई तो मेरे अलावा उसे भी साथ ले जाना पड़ेगा। वो रास्ते पर तुम्हारा दिमाग चाटती रहेगी। मैं बेबसी से उसे घूर कर रह गया और एक झटके से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुल्तान शाह अपनी कामयाब ब्लैकमेलिंग पर फाखराना अंदाज में ज़ेर लब मुस्कुरा रहा था। सुल्तान शाह ने गाड़ी रवाना होते ही बम्बों के धमाकों वाली जगह देखने की फरमाइश की तो मैंने चिढ़कर वो इरादा मनसूख कर दिया। हालांकि पहले मैं खुद ही उधर से गुजरने का इरादा कर चुका था। तुम हंसते बोलते हुए अच्छे लगते हो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सुल्तान शाह की जुबान चल पड़ी। बिला वजह अपने ऊपर गुस्सा तारी करके तुम सारी मर्दाना वजह तबाह कर लेते हो। ज़रा पीछे का ख्याल रखो। मैंने बिला वजह अकब नुमा आईने पर निगाह डालकर संजीदगी से कहा। क्यों, क्या कोई गाड़ी पीछा कर रही है? उसने तेजी से पूछा। वह पहलू बदल कर अपनी सीट पे फौरन ही यूं तिरछा होकर बैठ गया था कि कन्नकियों से पीछे का जायजा भी ले सके। हाँ, मुझे काली टोयोटा पर शुबा हो रहा है। मैंने उसे पूरी तरह वहम में डाल दिया। ड्राइविंग सीट मेरे कब्जे में थी। मैं ट्रैफिक की आड़ लेकर अपनी गाड़ी की रफ्तार उस तरह घटाता बढ़ाता रहा कि वो काली कार कई कोशिशों के बावजूद गुंजान ट्रैफिक में मुझसे आगे निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। सुल्तान शाह वक्फे वक्फे से पीछे का जायजा ले रहा था, इसलिए उसे मेरे इस मशकिले का अंदाज़ा नहीं हो सका। वो पूरी संजीदगी से उसे गलत फहमी में मुबतला रहा कि काली टूटा हमारा पीछा कर रही थी। वो वक्फे वक्फे से पुरजोश लहजे में तबसरे भी करता जा रहा था। क्लिफ्टन ब्रिज से उतरते हुए बेबसी से बोला। खुदा की कुदरत है, शहर के कोने में कोई न कोई वाक़या तुम्हारी आमद के इंतजार में रुका रहता है। अब घूमने निकले हो तो इस मनहूस गाड़ी ने पीछा करना शुरू कर दिया। बेख्तियार मेरी हंसी छूट गई। तुम मेरे घामड़ हो, इतनी शानदार गाड़ी को मनहूस कर रहे हो। पुल उतरने के बाद मैंने दाहिनी तरफ जगह खाली की और काली कार जन से आगे निकल गई तो सुल्तान शाह किसी हवानक की तरह मेरा मुंह तकते हुए बोला। ये तो आगे निकल गई, तुम यही चाहते थे ना? अब क्या परेशानी है तुम्हें? मैंने लुत्फ अंदोज होते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैं बिल्कुल मुतमईन और खुश हूँ, वो मुंह फुलाकर बोला। होटल मेट्रोपोल के सिग्नल तक पहुँचने से पहले मैं अपने इस बेमकसद सफ़र की किसी समत का तयन करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे हाजी दिल मुराद और गफूर भट्टी के नाम याद आ गए और मैंने इस ट्रैफिक सिग्नल से बाएं तरफ मुड़ने का फैसला कर लिया। शहर में बेमकसद भटकने से बेहतर था कि वक्त को काम में लाया जाता। वो छुट्टी का दिन नहीं था। कारोबारी आयाम में आई चंद रेगर रोड पर सुबह से रात तक ट्रैफिक की इस कदर कसरत रहती है कि वहाँ गाड़ी चलानी मुश्किल हो जाती है। इसके बरक्स PIDC हाउस के करीब वाक़े रेलवे पुल से आगे मौलवी तमीज़ुद्दीन रोड पर सड़क साफ सुथरी रहती है। वैसे भी इन दिनों माई कलाची बाईपास का मंसूबा नहीं था, इसलिए वहाँ बहुत कम ट्रैफिक रहता था। मैं नहायत इत्मीनान से इस रास्ते पर गाड़ी ड्राइव करता हुआ पुल पर से केमाड़ी की तरफ मुड़ गया। तुम बहुत देर से खामोश बैठे हुए हो। मैंने गाड़ी मोड़कर सुल्तान शाह को छेड़ा। जब तुम करंट मारने लगते हो तो खामोशी में आफियत नजर आती है। तुम्हें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसे मजीद उकसाया। यह रास्ता केमाड़ी की तरफ जाता है, इससे आगे हाजी दिल मुराद का जजीरा है। खूब, मैंने उसके हाफजे की दाद देकर कहा। तुम्हें यह भी याद होगा कि कमांडर सईद ने इसे अजनबियों से दूर रहने वाला शख्स करार दिया था। वही क्या, सारे बड़े मुजरमों का यही वतीरा होता है। वह हर वक्त अपने जानिसारों में घिरा रहना पसंद करते हैं। भीड़ भाड़ से इन्हें खौफ आता है। पता नहीं तुम इधर क्यों जा रहे हो? मुनासिब तैयारी और मनसूबाबंदी के बगैर मैं तुम्हें इधर का रुख करने का मशवरा नहीं दूंगा। मशवरे का शुक्रिया। हम खुले समंदर में थोड़ी देर तक मोटर बोट की सैर करके लौट आएंगे। मुझे खुदकुशी करने का कोई शौक नहीं है। हाजी दिल मुराद के बाद तुम ही ने छेड़ी है। अगर तुम्हें दिल मुराद में दिलचस्पी नहीं है तो इधर का रास्ता क्यों लिया है?
कहीं ना कहीं तो जाना ही था। मैंने सोचा कि तुम्हें समंदर की सैर करवा दी जाए। अब ये एहसान भी मेरे सर पर ही रखोगे? वो तनक कर बोला। मजबूरी है यार, क्योंकि इस वक्त यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई दस्तयाब नहीं है। तुम्हारे जहन में कोई खतरनाक मंसूबा परवरिश पा रहा है तो उसे झटक दो और आगे से गाड़ी मोड़ दो। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। दिलमुराद जैसे लोग बहुत घने और ख़तरनाक होते हैं। साहिल पर भी इसके गुर्गे फैले हुए होंगे। तुम इसका नाम जुबान पर लाओगे और उससे खबर मिल जाएगी। मैं रास्ते में अपनी दिलबस्तगी के लिए उससे उलझता चला आया था, वरना हकीकत में मेरा कोई प्लान नहीं था। इसी वजह से मैंने उसके इसरार को कोई अहमियत नहीं दी और गाड़ी एक तरफ पार्किंग में लगा दी। पत्थरों से बनी हुई कदीम एक मंजिला इमारत में बने हुए रास्ते से गुजरकर हम इस साहिबान के नीचे पहुंच गए, जिससे आगे समंदर का पानी झिलमिलाता रहा था। हमें देखकर कई अफराद हमारी तरफ आए। वो हमें बागवानी किश्ती या मोटर बोट में खुले समंदर में सैर करवाने की पेशकश कर रहे थे। नीचे पानी में इंजनों और इंसानों का मिला जुला शोर सुनाई दे रहा था। साहिबान के नीचे बने हुए पुख्ता घाट से समंदर में उतरने वाली सीढ़ियों के साथ फीस सवारी के हिसाब से चलने वाली मुतअद्दिद बोट्स लंगरअंदाज थीं और अगली बोट के बाद अपनी बारी के मुंतज़िर थीं।